नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पर्यावरण अध्ययन के 100 प्रश्न निकाले गए हैं और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न निकाले गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है आपका, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यहां पर देखिए सौर सेल, प्रैक्टिस सेट है, 4 विकल्प पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, है ना। तो आपको उस समय में आंसर या तो कॉपी में लिख लेना है या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे देना है। सबसे पहला विकल्प आपका लैंड है, सोडियम है, कॉपर है या फिर सिलिकॉन है। सौर सेल के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। तो यहां पर देखिए सौर सेल के बारे में पूछा गया है, तो किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका, सिलिकॉन का। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यह प्रश्न आपका पूछा गया है 2023 में। तो हर एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है और अंत में जरूर बताना है कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए पशु पक्षियों से संबंधित काफी पूछे जा रहे प्रश्न, तो इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। हर एक पक्षी को समझा चुके हैं, उनके घोंसले के बारे में समझा चुके हैं, आवास के बारे में, जो मनुष्य के आवास होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से आवास होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना। उनकी प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। तो दूसरा प्रश्न है आपका, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाती है ना, बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से बहुत बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यहाँ कौन सी चिड़िया है। देखिए यहाँ पर जो नर चिड़िया है वो बहुत सारे सुंदर बनावटी जो घोंसले होते हैं बहुत सारे बनाता है, लेकिन उनमें से जो मादा चिड़िया है उसको जो घोंसला पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। तो ये जो चिड़िया है वो कौन सी है। बया जैसे जुलाहा चिड़िया कहते हैं, फाख्ता, दर्जन चिड़िया या फिर शकरखोरा। तो ये जो चिड़िया होती हैं वो बया जैसे जुलाही चिड़िया कहते हैं वो होती हैं। इसका क्या होता है, जो नर चिड़िया होता है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है, उसमें जो मादा चिड़िया होती है जो उसको पसंद आता है उसी में वो अंडा देती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर फाख्ता चिड़िया की बात करें तो इसके बारे में आपको पता होगा, ये कहाँ पर अपने अंडे देती है, तो जहां पर जो कैक्टस के कांटे के बीच अपने अंडे देती है या फिर मेहंदी के पेड़ पर ये अपना घोंसला बनाती है आपकी फाख्ता, है ना। ये पूछा गया है, वो पूछा जा सकता है आगे भी। दर्जिंग चिड़िया की हम बात करें, दर्जिंग से आप दर्जी याद कर लीजिएगा, दर्जी सीकर जैसे कपड़े बनाता है ऐसे ही पत्तों को सीकर ही अपना घोंसला बनाती है दर्जिंग चिड़िया। शकरखोरा की बात करें तो शकरखोरा नॉर्मली जो छोटे पेड़ होते हैं उस पर ही अपना घोंसला बनाती है, छोटे पेड़ या फिर झाड़ियों पर उनके डाली पर यह घोंसला बनाती है शकरखोरा। तो इन तीनों चारों चिड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित तीसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, वो कौन से कीट है जो समूह में रहते हैं। अब यहां पर देखिए समूह में रहते हैं, एक विकल्प यानी कि एक यहां पर कीट हो तो हम राइट आंसर लगा सकते हैं। 3 कीटों के बारे में यहां पर दिया गया है चारों विकल्पों में। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि यह देखना है कि कौन सा कीट नहीं रहता है, उससे आपको विकल्प समझ में आ जाएंगे। जैसे कि सभी को पता है कि जो मकड़ी होती है, यह काफी बार पूछा गया कि कौन सा कीट है जो समूह में नहीं रहता है और मकड़ी विकल्प में होता है और सभी को जानकारी है। तो यहां पर देखिए 2 विकल्प ऐसे हैं जहां पर मकड़ी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, तो मकड़ी समूह में रहती नहीं है, तो आपका 2 विकल्प तो वैसे ही कट हो गए, है ना। अब बात करते हैं 2 विकल्प की। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं ना। तो बी वाले विकल्प को हम छोड़ देते हैं, डी वाले विकल्पों को देखते हैं। दीमक की बात करें तो बिल्कुल दीमक आपका समूह में रहता है, मधुमक्खी भी आपका समूह में रहती है, लेकिन घर में पाई जाने वाली जो मक्खी होती है आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम पाई जाती है, देखी जाती है। तो ये जो मक्खियां होती हैं ये समूह में नहीं रहती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ततैया को देखा होगा, ये भी समूह में रहते हैं, दीमक, चींटियां, ये तीनों ही समूह में पाए जाते हैं और ये अपने विशिष्ट भूमिकाएं इनकी बटी होती है अलग अलग, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, 1 या 2 विकल्पों को चुन सकते हैं। चलिए बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, फलों की पहचान कीजिए। यहां पर भी आपको सारे विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको याद है वो चारों विकल्पों में देखना है और आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए पहला वाला विकल्प है, केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। 4 विकल्प है आपके सामने, 4 विकल्प में 2 विकल्प के भी आंसर यदि आपको पता है तो आप इन चारों विकल्पों के बारे में जान सकते हैं। देखिए केवल रात में ही खिलता है, अपन पहले विकल्प पढ़ते हैं। क्या वो गुड़हल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या वो चमेली हो सकती है, नहीं हो सकती। सदाबहार, ये रात में नहीं खिलते हैं। रात की रानी, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा रात की रानी, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी विकल्पों को देखने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि केवल रात में खिलने वाला जो फूल होता है या पौधा होता है वो रात की रानी होता है। औषधि बनाने में
के काम में लाया जाता है तो वो आपका गुड़हल होता है। सभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, है ना। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान भी नहीं देंगे इसके बारे में तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे वाले विकल्प पर आप ध्यान दे सकते हैं। रंगाई के काम में लाया जाता है, सभी को पता है जो गेंदा है वो रंगाई में काम में लिया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है, तो वो है गुलाब, है ना। गुलाब जो होता है वो पूरे वर्ष भर खिलता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा। इस प्रकार से आप इस आंसर का चयन कर सकते हैं। बी वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रश्न क्या पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है या फिर पॉजिटिव पूछा गया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहां पर विकल्प देखते हैं। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, एक ईवीएस की हमने पीडीएफ अपलोड की हमारे ऐप्स पर, वो 99 रुपए की अभी आपको मिल रही है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देंगे तो इसको घटा देंगे, बहुत कम से कम प्राइस इसकी भी हम कर देंगे, तो तब खरीदेगा, अभी मत खरीदीजिएगा, है ना। अभी आप ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा बस, है ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही विकल्प है आपका पहला, केवल रानी मक्खी अंडे देती है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव विकल्प यानी कि कौन सा सही नहीं है उसका चयन करना है। बी वाले विकल्प को हम अभी छोड़ देते हैं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती, बिल्कुल सही है, ये कुछ ही नर मक्खियां होती हैं छत्ते में। और छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खियां होती, बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती है, कुछ श्रमिक मक्खियां होती हैं और एक ही रानी मक्खी होती है। तो आपका डी वाला विकल्प भी सही होगा। गलत क्या होगा आपका? बी वाला विकल्प, है ना। और यही आपका सही आंसर होगा कि श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खियां होती। तो नर मक्खियां जो होती इनका विशेष काम नहीं होता है, अलग ही श्रमिक मक्खियां होती हैं जो शहद लाने का काम करती है ना। इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, जैसे कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, आपको पता होगा, पता होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। और यदि आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहां होता है, तो विकल्प में यदि बिहार दे दे तो बिल्कुल करेक्ट होगा बिहार। लेकिन बिहार के साथ साथ और भी यदि राज्य दिए हों कि और कौन कौन से राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार है आपका। उसके बाद में यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना, आप नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। झारखंड है आपका, बिहार है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है ना। जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ये सभी में आपके जो मधुमक्खी पालन है वो सर्वाधिक होता है। लेकिन विकल्प में एक एक विकल्प दे और बिहार हो तो बिहार आपको टिक करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। साथ में अभी मैंने आपको बताया था कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो सामाजिक कीट होती, कॉलोनी में रहना पसंद करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो मधुमक्खी है उसका एक छत्ते में लगभग कितना किलोग्राम शहद होता है, कितना किलोग्राम होता है, तो 12 किलोग्राम। लगभग बता रहा हूं, है ना, और लगभग में ही पूछा जाता है। तो 12 किलोग्राम लगभग होता है एक छत्ते में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कि भाई ये जो समय होता है मधुमक्खी पालन का वो कौन सा होता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो जो समय होता है वो आपका होता है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर माह। ये जो समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट होता है। ये विकल्प में पूछा जाता है। जिस प्रकार से ये चार विकल्प रखे गए हैं इसी प्रकार से पूछा जा सकता है ना, और पूछा भी गया है। और जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जैसे कि विकल्प में आपने देखा ही होगा, इसमें एक रानी मक्खी होती, कुछ राजा होते हैं और कुछ श्रमिक मक्खियां होती हैं जो कि शहद लाने का काम करती हैं। और जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपने साथियों को भोजन के लिए जो सूचना देती हैं वो किस प्रकार देती है? नृत्य करके देती हैं। कैसे देती है? नृत्य करके भोजन के लिए बुलाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, और इनके डंक के बारे में बात करें, एक और जानकारी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि जो मधुमक्खी के डंक होते हैं वो फार्मिक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है? फार्मिक अम्ल। याद रखिएगा, यहां लिख देता हूं, फार्मिक अम्ल। उसमें क्या पाया जाता है? मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? फल का कौन सा समूह? काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको कौन कौन से जड़, तना, पत्ती, बीज, पत्ती सभी के बारे में बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। क्या वो आलू है, बैगन है, आम है, फल, केला, बैगन, सेब है, टमाटर, केला, अदरक है, केला, भिंडी, आलू है। तो इसमें ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको ये पता है कि भाई यहाँ पर आम है, फल है ना, इसमें केला है, इसमें सेब है, इसमें आपका केला आ जाएगा, इसमें आपका केला है ना। और बाकी के जो विकल्प है उसमें बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर हम बात करें
फल के बारे में, तो फल होगा आपका बैगन। याद रखिएगा बैगन भी आपका क्या है, एक फल है। तो यहाँ पर केला पता था आपको कि केला फल है, सेब फल होता है, बैगन के बारे में नहीं पता था, ध्यान दीजिएगा बैगन भी एक फल होता है ना। तो बी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपके विकल्प में दे रखा है आलू, पहले वाले विकल्प में। तो आलू क्या है, तो आलू एक क्या होगा, तना होगा। क्या होगा, तना। यहाँ पर पहले लिख देता हूं मैं, है ना, एक एक बताऊंगा, ज्यादा समय खराब होगा। तने में कौन कौन से आते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए तने में जो फल या फिर सब्जियां आती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए तने में आपका आ जाएगा आलू, आ जाएगा, है ना, ये आलू भी आपका क्या है, तना है। उसके बाद में प्याज आ जाएगा और अदरक, है ना, यही सब चीजें पूछते, तीनों चीजें। तो आलू, प्याज, अदरक ये क्या है, तना है ना। उसके बाद हम बात करें जड़ की। जड़ क्या है, मतलब जड़ के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, कौन से फल आते हैं या फिर सब्जियां आती है। तो मूली आपकी फल है। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जो गोल होते हैं, आपने देखा होगा आलू गोल होता है, प्याज गोल होता है, अदरक गोल होता है ना, यानी कि इनकी पूंछ नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा, जिनकी पूंछ नहीं होती हैं वो हमेशा किस में आते हैं, तने में आएंगे। किस में आएंगे, तने में आएंगे। जैसे कि मूली है, मूली किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है मूली, है ना, इस प्रकार से मूलियां होती हैं, या फिर गाजर होती हैं। तो जिसमें नोक हो या फिर चोंच हो वो सभी किसके अंतर्गत आएगी, जड़ के अंतर्गत आएगी। ये आपको ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक है, यदि आपके काम आ जाए तो अच्छी बात है। मूली आपका जड़ में आएगा, है ना, गाजर आपका जड़ में आएगा, आपने देखा होगा इसकी भी पूंछ निकली होती है ना। टेपियोका आपने देखा होगा, टेपियोका के बारे में आगे हम बताएंगे इसके बारे में। टेपियोका ये भी आपका जड़ में आएगा। उसके बाद शकरकंद, शकरकंद आपने देखा होगा, शकरकंदी, है ना, इसको शकरकंदी बोला जाता है, ये भी आपके जड़ के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा तना और जड़ में क्या डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करें पत्ते की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्ते के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पत्ते में आपका धनिया आ जाएगा। धनिया क्या है, एक पत्ता है ना। उसके बाद बात करें तो पत्ता गोभी, इसके नाम से ही पता चल रहा, पत्ता गोभी। उसके बाद अरबी, जो आपने अरबी देखी है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आपके पत्ते के अंतर्गत आती है। उसके बाद में पालक, जो पालक है ये भी आपका क्या है, पत्ता है। उसके बाद में कड़ी पत्ता, ये भी आपका क्या होगा, पत्ते के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करें हम यहां पर बीज की, काफी इंपोर्टेंट है बीज। थोड़ी हेड राइटिंग ऐसी ही आ रही है मेरी, है ना, ये नया नया लिया है सेटअप। तो बीज में क्या होगा आपका, चना। देखा होगा चना उगाते हैं तो उसका बीज डाला जाता है ना। चना हो गया, ये आपके बीज के अंतर्गत आएगा। आपका बाजरा, ये विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक चीज में लिखकर बता रहा हूं ताकि आपके नोट्स आप बना सके। बीज हो, चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, सरसों, है ना, आपका गेहूं हो गया। उसके बाद में आपका धान हो गया। उसके बाद में फूल, फूल जो होता है याद रखिएगा ये भी बीज के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद में आपने सहजन की सब्जी खाई होगी, सहजन, है ना, सहजन के फूलों की सब्जी बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। उसके बाद केला, ये भी आपका बीज के अंतर्गत आएगा, है ना। कचनार फली, कचनार फली ये भी आपके बीज के अंतर्गत आएगी, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फली में मटर आता, मटर फली के अंतर्गत आता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न, भारत के अनेक इलाकों में पाए गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। बावड़िया आपने देखी होगी, पहले बावड़िया होती थी, अब कुएं होते, ट्यूबवेल होती, इस प्रकार के अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन पहले क्या होती थी, बावड़िया होती थी। तो उसका कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला विकल्प है जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी, बिल्कुल है, पहले के जमाने में यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था होती थी। दूसरा विकल्प है आपका बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता था, बिल्कुल गलत है। आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो बावड़ियों का जल पीने योग्य इसीलिए उसको बनाया जाता था, पीने के लिए ही बनाया जाता था। तीसरा विकल्प हम देखें, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में भी किया जाता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था आपसे, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला, है ना। याद रखिएगा, इसमें पीने योग्य ही पानी होता था, तो यहां पर लिखा हुआ पीने योग्य पानी नहीं होता था, इसलिए बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक रेलगाड़ी और एक साथ में याद रखिएगा कि जो
आपकी बावड़िया होती थी उसमें सीढ़ियां लगी होती थी, सीढ़े नुमा जो सीढ़ी नुमिया होती थी आपकी बावड़िया, ये भी ध्यान रखिएगा विकल्प में दिया जाता है। सीढ़ियां उसमें होती थी जिसमें उतरने के लिए और चढ़ने के लिए अलग अलग होती थी। चलिए 8वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? यहां पर देखिए एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्र की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, तो ये सुरंगें किन पहाड़ियों पर है ये आपको बताना है। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम में पूर्वी घाट में है, पश्चिमी घाट में है, हिमालय में है या फिर अरावली में है। तो जब एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती है तो वहां पर जो सुरंगें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो होती है आपकी पश्चिमी घाट, है ना। कौन सी होती है? पश्चिमी घाट। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आप आंसर अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, मैं नहीं बताऊं उसके पहले, है ना, या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की जनसंख्या। यहाँ पर भारत में बाघों की जनसंख्या के बारे में आपको बताना है कि अब पिछले दशक से घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है या फिर लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। तो यहाँ पर बाघों की जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका रेशियो देखें 2006 का, तो 2006 में जो बाघों की संख्या थी वो लगभग 1400 थी, 1400 प्लस थी, है ना, 2006 में। और 2022 में जब देखा गया बाघों की संख्या तो वो बढ़कर कितनी हो गई? लगभग 3000 हो गई, 3100 कुछ थी, तो 3100 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 3100 प्लस, तो यानी कि दुगनी हो गई है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पिछले 12 वर्षों में जो बाघों की संख्या है भारत में वो दुगनी हो चुकी है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो बच्चों में कितने से कितने तक होता है। यदि ये आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। यहां पर देखिए अमन का जो हीमोग्लोबिन बता रहा है वो 8 बता रहा है, राधिका का 10 है, सुरजीत का 14 है और मारिया का 6 है। तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पत्ता यानी कि जो एनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बच्चों में कितना होना चाहिए। तो यहां पर जो बच्चों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 11 से लगाकर कितना होती है? 14 तक होती है। कहीं कहीं 13 दिया होता है लेकिन 14 तक होती है। 11 से लगाकर 14 तक हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए बच्चों में। तो यहाँ पर देखेंगे अमन 8 है तो बिल्कुल इसमें एनीमिया हो सकता है, रक्त अल्पत्ता हो सकता है, तो अमन लिख लीजिएगा एक साइड में, है ना। राधिका का 10 है तो यहाँ पर 11 से ऊपर होना चाहिए, तो राधिका के में भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाएगी यानी कि एनीमिया होगा उसको। सुरजीत 14 है तो इसको एनीमिया नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बिल्कुल ठीक है। मारिया में 6 है तो इसको भी यहां पर हीमोग्लोबिन की कमी है, इसको एनीमिया हो सकता है। तो अमन, राधिका, मारिया, ये कहां पर लिखा हुआ है? अमन, राधिका, मारिया, डी वाले विकल्प में लिखा हुआ है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगले वाले प्रश्न में बढ़ेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितने में, जैसे बच्चे में है ना कितनी होती है, तो 11 से 14 तक होती है। चलिए आगे बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है लेकिन यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना, एक पाठ कक्षा 4 में भोजन साथ करना, उसमें बोरा एक सामान्य किस्म, बोरा का जिक्र हुआ है। तो जो बोरा है वो क्या है? गेहूं की एक सामान्य किस्म है, फल की है, सब्जी की है या फिर धान की है। तो याद रखिएगा बोरा एक सामान्य किस्म किसकी होगी? आपकी धान की होगी। किसकी होगी? धान की होगी। एक प्रकार का सामान्य किस्म है बोरा धान का। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा, यानी कह सकते हैं चावल की एक किस्म है ना। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बाघों यानी कि जो टाइगर्स होते हैं ये निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजों में मदद नहीं करती है? यहां पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बाघ होते हैं वो मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें से वो कौन सी एक विकल्प या फिर कथन कह सकते हैं जो इससे नहीं रिलेटेड हो सकता है, यानी कि ये उसका कोई भी काम का नहीं है देखने में अंधेरे में आगे बढ़ने का, है ना, या फिर शिकार करने का। तो क्या वो संवेदनशील गलमुच्छे हैं, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति है, जोर की गर्जना है या फिर सुनने का तीव्र अभाव है? कौन सा उसके काम में नहीं आता है ये आपको बताना है, शिकार करने में या फिर अंधेरे में आगे बढ़ने में, ये आपको बताना है।
तो यहां पर देखिए जोर से गर्जना, विकल्प के माध्यम से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। यदि वो जोर से गर्जना करेगा तो इसमें वो शिकार खोजने में मदद नहीं करेगा, शिकार भाग जाएगा वहां से, है ना, या फिर आगे बढ़ने में उसका कोई काम नहीं जोर से गर्जना करने से। तो ये आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। जो गलमुच्छे होती है वो बिल्कुल उसके अंधेरे में आगे बढ़ने में और शिकार करने में काफी मदद करती है। विभिन्न दिशाओं के कानों की गति जो होती है वो सुनने में काफी मदद करता है, सुनने का तीव्र अभाव उसका होता है। लेकिन जोर से गर्जना से या तो शिकार भाग जाएगा या फिर अंधेरे में वो आगे बढ़ने का इसका कोई संबंध नहीं है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यहां पर देखिए एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं और एक तरफ भारत के राज्य ने कि ये जो राष्ट्रीय पार्क हैं ये कहां पर स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताना है। तो यहां पर देखिए हम देखते हैं सबसे पहले जिम कॉर्बेट। सभी को पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट होता है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा होगा, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो होगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। और बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा कहां पर स्थित है, तो ये असम में है। कहां पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर है, तो ये आपका राजस्थान में रणथंभौर, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर से गुजरात हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी आपको मिलान कर लेना है। उत्तर आपका निकल कर आएगा 2 1 4 3, है ना। 2 1 4 3 कहां पर है, बी वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं। जब साथ में खाना पकाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाना गाते हैं और नाचते भी हैं। यहाँ का यह विशेष नृत्य है। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों के जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। यहाँ राज्य क्या है। देखिए जितने भी नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं 22-23 में, उसका एक वीडियो हम प्रॉपर अपलोड कर चुके हैं और आपको हर एक प्रश्न को समझाया गया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट बना के रखी है, उस पर जाइएगा, वो सारे वीडियो को देख लीजिएगा। काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर उस नृत्य के बारे में आपको बताना है कि यह नृत्य किस राज्य में है, मिजोरम में है, झारखंड में है, असम में है या फिर छत्तीसगढ़ में है। ये फसल पकने पर ये त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार को कौन से राज्य में मनाते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये मनाते हैं मिजोरम में। कहां पर मनाते हैं, मिजोरम में। और इस नृत्य का नाम क्या है, चेराव नृत्य है। क्या है, चेराव नृत्य, है ना। सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई चेराव नृत्य कहां का नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम का नृत्य है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है खेजड़ी से संबंधित प्रश्न। चाहे आप 2022 का जो ऑनलाइन एग्जाम हुई है उसका पेपर उठा के देख लीजिए, 2011 से जो ऑफलाइन एग्जाम हुई उसका देख लीजिए, 23 में देख लीजिए, खेजड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, कूट में आपको आंसर देना है। तो हम जैसे जैसे विकल्प सामने आते जाएंगे आपको इसके बारे में बताते चलेंगे। यहाँ वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष बिल्कुल पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, तो यह राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका पहला वाला विकल्प। दूसरा विकल्प देखते हैं, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी होती है, रेगिस्तान में वैसे ही पानी नहीं मिलता है। तो बिल्कुल सही है, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तीसरा विकल्प देखते हैं, इसकी छाल दवाई बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस लकड़ी को, ये कहने का मतलब है कि इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। बिल्कुल सही है, इसकी छाल दवाई बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी में जो है वो कीड़ा भी नहीं लगता है। तो आपका ये विकल्प भी सही होगा। चौथा विकल्प है आपका, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतले पाइप द्वारा पीते हैं। तो ये खेजड़ी वृक्ष में नहीं होता है, ओक वृक्ष में होता है। किसमें होता है, ओक वृक्ष में होता है। इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर चौथा विकल्प आपका बिल्कुल गलत होगा। आगे हम बात करें अगले विकल्प की, तो वो है, इसको रेगिस्तानी ओक कहते हैं ना। यहां वृक्ष छायादार नहीं होता है। तो देखिए छायादार वृक्ष आपका ओक नहीं होता है, इसमें पत्तियां कम होती है। लेकिन जो खेजड़ी वृक्ष होता है ये आपका छायादार होता है, छायादार होता है। तो अपना ई वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। सही कौन कौन से होंगे आपके
पहला, दूसरा और तीसरा। साथ में आपको याद रखना है कि ये किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, तो वो है राजस्थान, है ना, राजस्थान पता होना चाहिए आपको। यदि पूछा जाए कि जो खेजड़ी है वो किसका राजकीय वृक्ष है, तो वो है आपका राजस्थान का। याद रखिएगा वो थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहां पर? खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और खेजड़ी की जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं और कम पानी में भी रह सकती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और जो खेजड़ी की फली होती है, जो खेजड़ी में फली लगती है, वहां के जो स्थायी लोग होते हैं उसकी सब्जी भी बनाते हैं, सब्जी बनाने के काम भी वो आती है। साथ में इसकी जो छाल होती है उससे दवाई भी बनाई जाती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए, बी और सी 3 विकल्प आपके सही होंगे, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादकों के समूह को चुनिए। यहां पर पेट्रोलियम उत्पादकों के 3 समूह को आपको चुनना है। मोम कोलतार ग्रीस है, पेंट प्लास्टिक रेयान है, एलपीजी कोलतार एथेलोन है, या फिर किरोसिन डीजल मेथेन है। केरोसिन लिखा हुआ है ना। क्या है यहां पर? 3 पेट्रोलियम उत्पादकों के बारे में बताना है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका मोम, कोलतार और ग्रीस। ये तीनों ही पेट्रोलियम उत्पादकों के समूह हैं, यानी कि जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका सॉरी, कोई पर्यटन किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है। यहां पर देखिए, इसको पढ़कर ही हमें आंसर देना है। किस देश में पानी बहुमूल्य है? बहुमूल्य का मतलब यह है कि यहां पर वर्षा कम होती, वर्षा ना के बराबर होती है, और ना ही नदियां है, ना ही झील है, और तालाब भी नहीं है। यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है, यानी कि पानी की जगह यहाँ पर क्या मिलता है? तेल मिलता है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पानी की कीमत नहीं है, वैसे यहाँ तेल की कीमत है और वहाँ पानी की कीमत है ना, क्योंकि वहां पर पानी नहीं निकलता है, तेल निकलता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है वहां पर। इस देश का नाम आपको बताना है। सरल सा है, काफी बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है, उसके बाद उस देश का नाम पूछा गया। क्या वो अफगानिस्तान है, अबू धाबी है, यूक्रेन है, या फिर उज्बेकिस्तान है? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। सही आंसर होगा अबू धाबी, है ना। जो अबू धाबी है इसमें पानी की जगह क्या निकलता है? तेल निकलता है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ना ही नदियां है, झील है भी नहीं है, तालाब भी नहीं है। तो इस प्रकार का देश कौन सा होगा? अबू धाबी होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है। यहाँ पर देखिए एक पाठ है जिसका नाम है रक्षा अधिकारी वाहिदा। वाहिदा के बारे में आपने सुना होगा, भारतीय नौसेना में चिकित्सक थी, है ना। तो ये किससे संबंधित है, मतलब कहां से संबंधित है, इनका जन्म कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। लद्दाख से, हैदराबाद से, जम्मू और कश्मीर से, या फिर हिमाचल प्रदेश से हैं? कहां से हैं? और इनके बारे में भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 में एक ही प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? जम्मू और कश्मीर। कहां से संबंधित है ये? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ये भारतीय नौसेना में चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो यहाँ पर 18 का क्या आंसर होगा? आपका तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वस्थ करने के लिए एक विकल्प है? यानी कि मिशन गंगा जल को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। जल संधि, नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान, जल संधि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, या फिर नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। कौन सी परियोजना है जो मिशन गंगा जल को स्वच्छ रखने के लिए एक विकल्प है? इसके बारे में बताना है। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। और गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 1986 को, है ना। 1986 यदि तारीख पूछे तो आपकी 14 जनवरी होगी। क्या होगी? 14 जनवरी ये तारीख होगी। और बात करें किसके द्वारा की गई थी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत, तो ये आपके जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त तत्कालीन श्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। निम्नलिखित में से भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का आपको चयन करना है
जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है इन चारों विकल्पों में, उसके बारे में बताना है, उस समूह के बारे में आपको बताना है। क्या अंडे दाल मछली में है, बादाम मक्का दूध में है, संतरा मक्खन अंडे में है, दूध दही चावल में है। यहां पर जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है उसके बारे में बताना है। तो आपने देखा होगा यहां पर जैसे कि प्रोटीन की जब बात आती है तो अंडे सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं ना। जो अंडे होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, मछली में अधिक होती है, साथ में जो दालें होती हैं इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, अंडे दाल और मछली। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वहां युगल को चुनना है जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो यहाँ पर एक राज्य का चयन करना है और केंद्र शासित प्रदेश का चयन करना है जो इन दोनों से मिलकर बना है। अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, मिजोरम और झारखंड है, बिहार और नागालैंड है। यहाँ पर एक राज्य और एक केंद्र शासित के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन राज्यों को आपको चुनना है, उन समूह को चुनना है जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर, यहां पर बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों के बारे में आपको बताना है। और ये प्रश्न काफी पूछे गए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता देता हूं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की बात करें। क्या आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात है, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सटे यानी कि समुद्र तट के जो समूह है उन राज्यों के बारे में पूछा गया है। तो वो राज्य होंगे आपके, यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका 22 का वो पहला होगा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। साथ में पश्चिम बंगाल भी आपका यहीं पर है, यानी कि कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इसमें दिया ही हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है आपका और तमिलनाडु है। ये जो चार राज्य है, ये जो आपके चार राज्य हैं, ये जो है ये समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। याद रखिएगा चारों राज्यों के बारे में। और भी है जैसे कि अरब सागर, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, पंजाब, उत्तराखंड। तो इनके बारे में जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, इसमें पश्चिम बंगाल और जोड़ लीजिएगा, यदि आगे विकल्प में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 3 समवर्ती राज्य यानी निकटवर्ती राज्यों के बारे में बताना, जैसे कि 22वें प्रश्न में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान, बिहार है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा है। यहां पर मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है निकट समवर्ती राज्य, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका महाराष्ट्र है। इसके साथ साथ आपका गुजरात भी है। क्या है, गुजरात भी मध्य प्रदेश के समवर्ती राज्य यानी कि निकटवर्ती राज्य है। तो गुजरात के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है। यहाँ पर मच्छरों द्वारा जो जनित रोग है उनके बारे में बताना है। निमोनिया, डेंगू, खसरा या मलेरिया। सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहां पर 24 का आंसर आपको बताना है क्या है। तो यहां पर आपका होगा खसरा और निमोनिया। ये जो दो बीमारी है ये मच्छरों के काटने से नहीं फैलती है ना, या फिर यहाँ रोग मच्छरों द्वारा जनित नहीं है, मच्छरों द्वारा सिर्फ डेंगू है और मलेरिया है। तो सही आंसर क्या होगा, बी और डी। ये आपका सही होगा। निमोनिया की हम बात करें कि भाई निमोनिया किससे फैलता है, तो ये एक संक्रामक रोग है। क्या है ये कि ये संक्रामक रोग है ना। और खसरे की हम बात करें तो खसरा भी क्या है, एक संक्रामक रोग ही है, एक संक्रमण रोग है जो कि रूबेला वायरस से फैलता है। किससे फैलता है ये, रूबेला वायरस से फैलने वाला एक संक्रमण रोग है ना। ये मच्छरों द्वारा नहीं फैलता, मच्छरों द्वारा आपका डेंगू और मलेरिया फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में निहित। यहां पर देखिए पारितंत्र में एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी होते हैं, एक पारितंत्र में निहित, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों होते हैं, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक होते हैं। किसी पारितंत्र में निहित क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो एक पारितंत्र होता है उसमें एक क्षेत्र के जीवित प्राणी भी होते हैं, साथ में भौतिक कारक होते हैं, यानी कि ये दोनों होते हैं। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न है राज्य और नृत्य के सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर काफी प्रश्न नृत्य से संबंधित पूछे गए हैं आपके सीटेट एग्जाम में, तो इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाई, इस पर भी है ना, वो देख लीजिएगा। उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सारे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं कौन सा युग्म सही, कर्नाटक का क्या कथकली है, तमिलनाडु का क्या लावणी है, असम का क्या बुइया है, या फिर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर आपको पता होगा तो ही आप आंसर लगा सकते हैं। तो हम विकल्प के अनुसार देखेंगे। पहला विकल्प है कर्नाटक का क्या कथक है, तो बिल्कुल गलत है। कर्नाटक का कथक लोक नृत्य नहीं है, इसका क्या है, यक्ष ज्ञान है। यहां पर लिख देता हूं यक्ष ज्ञान, है ना। ये किसका लोक नृत्य है, कर्नाटक का। तो कथक कहां का है, यदि ये कर्नाटक का नहीं है तो कहां का है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का है। कहां का है, उत्तर प्रदेश का। थोड़ा जगह कम है इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटक का यक्षगान है। तो पहला विकल्प तो हो नहीं सकता। दूसरे विकल्प पे चलते हैं। दूसरा विकल्प है आपका, एक देखिए इसके पहले भी मैं इसके पहले यानी कि बी वाले विकल्प के पहले आपको पता होना चाहिए कथकली, क्योंकि कथक और कथकली दोनों एक जैसे विकल्प लगते हैं, लेकिन कथक उत्तर प्रदेश का है और ये कथकली कहां का है, तो ये केरल का है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली आपका केरल का है। अब बी वाले विकल्प पे चलते हैं। तमिलनाडु का क्या लावणी है लोक नृत्य, तो यहां पर देखिए तमिलनाडु का लावणी नहीं है, किसका है ये, पहले तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं तमिलनाडु का क्या होगा, आपका भरतनाट्यम होगा, भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। लावणी कहां का है, तो जो आपका लावणी है वो महाराष्ट्र का है। ये कहां का है, महाराष्ट्र का है। तो आपका बी वाला विकल्प भी गलत हो गया है ना। पहला गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहां पर चुनाव आपको सही का करना है। तीसरा विकल्प असम, असम का क्या बुइया है लोक नृत्य, तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत होगा, क्योंकि असम का होगा आपका बिहू, जो कि काफी प्रचलित है और इसके बारे में सभी को पता है। तो बिहू असम का है। ये बुइया कहां का है, तो बुइया होगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। असम बिहू और बुइया अरुणाचल प्रदेश। तो आपका तीसरा वाला विकल्प भी गलत होगा। डी वाला विकल्प देखते हैं, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा होगा, आपका कुचिपुड़ी होगा, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। पौधा घर गैस कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई कौन सी गैस आपकी पौधा घर गैस है जो मुख्य है, वो है आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में आपकी है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये दूसरी गैस है आपकी। तीसरी गैस पे आपकी आती है मीथेन। ये प्रमुख गैसें हैं जो कि पौधे घर गैस होती हैं। अब इसमें आपको देखना है कि इन तीनों से हटके कौन सी गैस है चौथी, वो आपकी गैस होगी N2 यानी कि नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है ये पौधे घर गैस के अंतर्गत नहीं आती है। तो बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पत्र यानी कि जो समझौता होता है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कहा गया है, क्या कहा गया है, क्योटो सलेक कहा गया है, मॉन्ट्रियल सलेक कहा गया है, पेरिस संधि कहा गया है, या फिर दोहा कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, सरल सा प्रश्न, सभी को पता होगा। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल सलेक कहा गया। क्या कहा गया, मॉन्ट्रियल सलेक, है ना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। इसके सारी जानकारी प्रश्न में ही दे रखी है, तो बी वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के बारे में पूछा गया है कि किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, या फिर 22 जून को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 22 मार्च को। सभी को पता होगा वैसे तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होगा, है ना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है,
तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। 5 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल। 22 जून इतना अति आवश्यक नहीं है, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र की एक विद्यालय में हुई। कहां पर हुई? महाराष्ट्र के विद्यालय में। वहां भोजन के विषय में पढ़ा रही थी तथा वहां भरली वांगी, याद रखिएगा, भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो एक व्यंजन है जो बना है। किससे बना है? भरली वांगी। क्या छोटे छोटे भरवा बैगन से बना है। सादा दाल का दम पुख्त, जिसे स्टू कहते हैं, उससे बना है। ताजी पोप फ्रेट मछलियां का मलाईदार व्यंजन है। आलू, फूलगोभी तथा टमाटर की कड़ी है। क्या है? भरवी वांगी। इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, भरवी वांगी से यानी कि भरवा बैगन, है ना। भरवी से भरली से आपको भरवा याद रखना है, यानी कि छोटे छोटे भरवा बैगन से बना जो भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? भरली वांगी बोलते हैं, जो सब्जी बनी होती है उसकी, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं, यानी कि उड़ने के साथ साथ और क्या करते हैं उनके पंख, इसके बारे में आपको बताना है। क्या वो विभिन्न प्रकार का भोजन करने में सहायता करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में सहायता करते हैं, या फिर उन्हें जल सह बनाते हैं। तो यहाँ पर पंख उड़ने के साथ साथ क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो जो पंख होते हैं पक्षियों के, वो उन्हें गर्म रखते हैं, साथ में उन्हें जल सह बनाते हैं, जल सह बनाते हैं। यहाँ पर जो बी और डी आपका सही होगा, यानी कि जो बी वाला विकल्प है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये आपका ऑफलाइन में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था और 23 में पूछा गया है। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता आपको बतानी है। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, या फिर उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषता आपको बतानी है, वो किस प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर होगा, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, है ना। यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उस पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खिंचवाई, है ना। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपको देता हूं, इसके बाद में बताऊंगा आंसर के बाद में, कि एवरेस्ट पर्वत की जो एवरेस्ट पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है ना। ये मैं आंसर दूं उसके पहले आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो यहां पर जब तक हम आंसर देख लेते हैं, देखिए, एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी उनकी खींची गई वहां पर, है ना। तो उस महिला का नाम क्या है? कर्णम मलेश्वरी है, सुनीता विलियम्स है, सूर्यमणि है, या फिर बछेंद्री पाल है? कौन है? 33 का आंसर भी आपको साथ में देना है। तो वो होंगे आपके बछेंद्री पाल। सभी को पता है इनके बारे में, बछेंद्री पाल, है ना। ये बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। यदि भारत की पूछे तो ये पहली महिला थी चढ़ने के लिए, है ना। और यदि विश्व की पूछे तो ये कौन सी थी? 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल। इनके बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए। साथ में यहां पर बात करें इनका जन्म की, बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अब बात करते हैं यहां पर माउंट एवरेस्ट की। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि माउंट जो एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई होगी आपकी 8,848, है ना। कहीं कहीं 8,850 भी दी हुई है। यदि दोनों विकल्प एक साथ नहीं देंगे, है ना, अलग अलग देंगे, यदि 8,848 विकल्प में है तो भी सही होगा, 8,850 विकल्प में है तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। दोनों ही मानी गई है। तो ये याद रखिएगा, कहां पर स्थित है आपकी माउंट एवरेस्ट? तो नेपाल में स्थित है। कहां पर है? नेपाल में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए बात करें यहां पर, जैसे कि कर्णम मलेश्वरी, ये तो आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी, है ना। कर्णम मलेश्वरी कौन थी? तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्णम जो मलेश्वरी है ये भारतीय भारतोलक थी, है ना। भारतोलक, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसको वेट लिफ्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेट लिफ्टर, वेट को उठाने वाले, है ना। तो ये कौन है? कर्णम मलेश्वरी है। बात करें सुनीता
सुनीता विलियम्स की, तो ये क्या है, तो ये आपका अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। कौन है ये, अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है, ये आपको याद रखना है। सूर्यमणि के बारे में आपको पता होगा, सूर्यमणि चमकता सितारा आपने पढ़ा होगा, है ना। इसमें तोरांग के बारे में इनके द्वारा कहा गया है, तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल, है ना, उसके बारे में इनको द्वारा चर्चा की गई है। इनकी वेशभूषा वगैरह, उनका रहन सहन के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। यदि आगे हम इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें जितने भी पॉपुलर व्यक्ति हैं आपके एनसीईआरटी के सारे उसमें रखे गए हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, बछेंद्री पाल होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही, यहाँ पर मणिपुर के संबंध में सही कथन आपको बताना है। मणिपुर का अर्थ जेवरों का देश है, बिल्कुल सही। मणिपुर का जो अर्थ होता है वो जेवरों यानी कि आभूषणों का देश होगा, यानी कि उसका अर्थ निकलता है ये, है ना। लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो लावणी है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का लोक नृत्य है लावणी, आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, मणिपुर का नहीं है। मणिपुर का आपका मणिपुरी होगा, है ना, मणिपुर का क्या होगा आपका, मणिपुरी होगा, रासलीला होगा, ये वहां के प्रमुख लोक नृत्य है ना। लावणी नहीं, लावणी आपका महाराष्ट्र का, तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए बादलों के लिए, ये लोकटक जो है ये मणिपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। और ये इसी के लिए जाना जाता है, फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, है ना। तो अपने का तीसरा वाला विकल्प भी सही होगा। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपका ये भी सही है। याद रखिएगा जो मणिपुर है वो बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका जो फोर्थ वाला विकल्प है ये भी आपका सही होगा। तो सही कौन सा होगा आपका, पहला, तीसरा और चौथा, ए, सी और डी। ए, सी, डी कहां पर है, बी वाले विकल्प में, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा यानी कि भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। कार्य ऐसी चीज है जो हमें करते हैं, यहाँ पर देखिए कूट में आपको आंसर देना है। सही क्या होगा 35 का, तो देखिए यहाँ पर कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, किस लिए करते हैं, अपने को व अन्य लोगों को सहारा और भरण पोषण करने के लिए करते हैं ना। तीसरा वाला विकल्प है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए तीसरा वाला यानी कि केवल सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हाथियों के बारे में। चाहे आप ऑफलाइन पेपर उठा लीजिए 21-22 का ऑनलाइन या फिर 22-23 का ऑनलाइन, हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए, सारी जानकारी मैं दूंगा। देखिए हाथियों के झुंड के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है कि सही कथन कौन सा होगा। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। तो देखिए जो झुंड होता है उसमें मादाएं होती है, मादाएं जो हथनी होती वही होती हैं, नर हाथी नहीं होते हैं ना। और ये किसमें रहना पसंद करते हैं, झुंड में, समूह में रहना पसंद करते हैं। और उसका जो नेतृत्व करता है यानी कि जो मुखिया है वो कौन होता है, तो वो आपका जो बुजुर्ग हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी है ना, वो मुखिया होती है झुंड की या फिर जो समूह होता है उसकी, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। देखिए मादा साथियों के साथ तो रहते हैं लेकिन उसमें नर हाथी नहीं होते हैं, तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। तीसरा विकल्प, नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक रहते हैं, बिल्कुल सही है। जो नर हाथी होते हैं वो झुंड के साथ मात्र 14 से 15 वर्ष के बाद समूह को छोड़ देते हैं। पूछा जाता है कि समूह को जो नर हाथी होते हैं वो कब छोड़ते हैं, तो 14 से 15 वर्ष की उम्र में छोड़ देते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरा और चौथा विकल्प आपका सही होगा। उनके झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे ही रहते हैं, यानी कि सी और डी। सी और डी कहां पर है, आपके तीसरे वाले विकल्प में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जगह यहां पर कम है, छोटे छोटे अक्षरों में जो लिखना है उसी को लिखूंगा, बाकी सुन लीजिएगा। देखिए यहां पर यदि आपसे पूछा जाता है कि स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन है, तो आपको पता होगा वो कौन सा जीव है, हाथी सबसे बड़ा जीव है ना। और भारत में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी कब घोषित किया गया था, यदि पूछा जाए, सन पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए इसे किया गया था 2010 में। कब किया गया था इसे, 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को किया गया था भारत में, है ना, 2010 में। अब बात करते हैं कि इसकी आयु कितनी होती है, हाथी की आयु यदि पूछे तो लगभग कितनी होती है,
तो लगभग होती है 70 साल। कितनी होती हैं? 70 साल तक ये जीवित होते हैं। कितने साल तक? 70 साल तक। इनका रंग कैसा होता है? सभी को पता है, काला होता है। गर्मी इनको अधिक होती है, इसलिए कीचड़ में, पानी में खेलना ये पसंद करते हैं। छोटी मोटी बातें तो आपको पता होगी, है ना। इनका दिमाग जो होता है, देखिए बड़ा शरीर है तो बड़ा दिमाग भी होगा। इनका सबसे बड़ा दिमाग होता है, कितने किलो का होता है? तो लगभग 5.5 किलो का, है ना। 5.5 किलो का, है ना। किलो का इनका क्या होता है? दिमाग होता है। ये अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, है ना। कम जो चीजें लिखने की होगी वही लिखूंगा, बाकी आपको मौखिक तौर पर मैं आपको बताऊंगा, है ना। भारत में सर्वाधिक हाथी कहां पर पाए जाते हैं? इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक हाथी। सर्वाधिक हाथी तो ये पाए जाते हैं आपके कर्नाटक में। कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समूह में रहना पसंद करते हैं हाथी, और इसका जो नेतृत्व करता है, यानी कि जो मुखिया होता है या मुखिया होती, बुजुर्ग हथनी होती है ना। और 14 से 15 वर्ष में की उम्र में ये समूह को छोड़ देते हैं नर बच्चे। और एक स्वस्थ हाथी जो है वो दिन भर में कितनी पत्तियां या फिर छाल या घास फूस खा लेता है? ये पूछा जाता है विकल्प में। तो 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल। कितना? 1 क्विंटल ये खा लेता है। क्विंटल में पूछे तो 1, किलोग्राम में पूछे तो 100 किलोग्राम। और ये शाकाहारी होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। गर्मी से बचने के लिए क्या करता है? ये कीचड़ में या फिर जल में खेलना पसंद करता है ना। इनके गर्भकाल की बात करें कि भैया हथीनी के जो गर्भकाल होता है वो कितने माह का होता है? तो 22 माह का होता है। कितने माह का होता है? 22 माह का गर्भकाल होता है। और एक और प्रश्न जो सबसे ज्यादा मतलब पूछ सकते हैं वो ये है कि कौन से राज्य का राजकीय पशु हाथी है? तो याद रखिएगा 3 राज्य का। कितने? 3 राज्य का राजकीय पशु है हाथी। कौन कौन से? आपका उसमें आ गया केरल, है ना, कर्नाटक और झारखंड। ये भी याद रखिएगा, 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी, केरल, कर्नाटक और झारखंड, है ना। इतना सब समझ में आ गया। एक और प्रश्न, एक और विकल्प में आता है कि भाई हाथी जो होता है वो दिन भर में कितने घंटे सोता है? तो मात्र 2 से 4 घंटे। यहाँ पर देखिए जगह की कमी है, इसलिए मैं जहां जगह मिल रही है वहीं लिख रहा हूं। 2 से 4 घंटे, मात्र 2 से 4 घंटे हाथी सोता है ना। ऐसा नहीं है कि उसका भारी शरीर है, बड़ा शरीर है तो ज्यादा सोता होगा, नहीं, ज्यादा नहीं सोता है, मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। ये डरता किससे है? तो मधुमक्खियों से डरता है ना। मधुमक्खियों से ये डरता है, कान में मधुमक्खी घुस जाती है तो काफी परेशान का सामना करना पड़ता है हाथी को। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। साथ में जो हाथी होता है उसकी जो चिंगाड़ है वो कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है? तो 8 किलोमीटर दूर तक उसकी चिंगाड़ सुनाई देती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। साथ में भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर कितने नाखून होते हैं? ये भी यदि विकल्प में दे तो आपको पता होना चाहिए। पिछले पैर पर 4 नाखून होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। पैर सामने की ओर 5 होते हैं और पिछले पैर पर 4 होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इतनी जानकारी काफी है आपको हाथी को जानने के लिए, हाथी के बारे में, है ना। सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। नहीं समझ में आ रही तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा पीछे करके, है ना। सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। और इसके नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। क्या बनाना है आपको? नोट्स बनाना है ना। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं, देखिए उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोमीटर, रेन गेज या फिर बैरोमीटर। वर्षा को मापन, देखिए रेन गेज होता है। क्या है? वर्षा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? यहाँ वर्षा को क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर समझ जाएगा रेन गेज, है ना। बात करें हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता, है ना। यहाँ कर देते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापते हैं। किसको? विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को, है ना। किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। बैरोमीटर के बारे में तो सभी को पता होगा। इससे वायुमंडल दबाव को मापा जाता है। किसको? वायुमंडल के दबाव को, है ना।
किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। कहां से है? मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। यहां पर सीधा सीधा पूछा गया है कि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? खासी असमा है, मिजा लुसई कुर्की है, मेतेलोन अंग्रेजी है, माओ बंगाली है। मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के बारे में आपको बताना है। तो वो भाषा होगी आपकी, मिजोरम से मिजा हो जाएगी, तो याद रखिएगा मिजा लुसई और कुर्की, ये दोनों ही भाषा मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीनीकरणीय ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रदूषण फैलाता है, इसलिए महंगे होते हैं, इसलिए प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए, या फिर बनने में कई साल लगते हैं। अनवीनीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है पेट्रोलियम तथा कोयले को? तो यहां पर सही आंसर होगा 39 का, बनने में इसे कई साल लगते हैं, है ना? क्या है? बनने में इसे कई साल लगते हैं, इसलिए अनवीनीकरण ईंधन इसे कहा जाता है, अनवीनीकरणीय ईंधन, है ना? तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। क्यों होती है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं? तो इसकी जो आवश्यकता होती है, यानी कि इसकी जरूरत क्यों होती है? खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, इसलिए अपने को गर्म रखने के लिए, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, या फिर टेंट लगाने के सहारे के रूप में। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है ना? सही आंसर क्या होगा? सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाया जाता है। विकल्प तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश, देखिए बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्यों के बारे में जाना। अब यहां पर पूछा गया है आपसे अरब सागर के बारे में, है ना? तो देखिए अरब सागर में के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी है, गोवा, महाराष्ट्र, केरल है, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक है। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश आपको बताने हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा गोवा, महाराष्ट्र और केरल, है ना? गोवा, महाराष्ट्र और केरल के साथ साथ यहां पर आपका गुजरात, है ना? गुजरात राज्य भी तटवर्ती प्रदेश के अंतर्गत आता है, अरब सागर के, है ना? उसके बाद में आपका महाराष्ट्र है ही विकल्प में, गोवा भी है, साथ में कर्नाटक आपका हो गया, है ना? केरल भी विकल्प में है ना? उसके बाद में तमिलनाडु। ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, जो 6 राज्य हैं, ये अरब सागर के जो भारतीय तटवर्ती प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिजोरम के बारे में पूछा जाता है, भाई मिजोरम के बारे में पूछा ही गया है। मिजोरम के तटीवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका वो है त्रिपुरा, है ना? त्रिपुरा के साथ साथ आपका है असम, और असम के साथ साथ है मणिपुर, है ना? मणिपुर। ये जो तीनों राज्य हैं, ये मिजोरम के निकटवर्ती राज्य है ना? और भी पूछे गए हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं त्रयांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, कहलाती है। क्या कहलाती है वो, है ना? मतलब उस नृत्य को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। कालबेलिया कहते हैं, कथक कहते हैं, 13 ताली कहते हैं, या फिर भवाई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि कालबेलिया, कथक, 13 ताली और भवाई ये कहाँ के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कालबेलिया हो गया, है ना? 13 ताली हो गया और भवाई हो गया। ये तीनों के तीनों कहाँ के नृत्य हैं? तो तीनों के तीनों ही राजस्थान के, कहाँ के हैं? राजस्थान के नृत्य हैं। लेकिन जो कथक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पर जिस नृत्य के बारे में पूछा गया है, उस नृत्य का नाम क्या है? तो उसका नाम होगा आपका भवाई। क्या होगा? भवाई। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं, नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, उसे क्या कहा जाता है? भवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवाई। चलिए अगला प्रश्न है आपका मधुबनी के बारे में। मधुबनी के बारे में आपको सभी को पता होगा। मधुबनी एक प्रसिद्ध क्या है? झील है। राजस्थान में बिहार की शॉल है, आंध्र प्रदेश में बुनी गई साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, या फिर बिहार का एक स्थान है। क्या है मधुबनी? ये आपको कूट में बताना है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये क्या है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, साथ में ये बिहार का एक स्थान भी है, इसी स्थान के नाम से मधुबनी नाम पड़ा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा, डी और ई। अगला प्रश्न है आपका, मैं एक गांव में हूं, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग कितने 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यहाँ गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए। देखिए, ये घर के आवास के बारे में पूछा गया है, भाई वहाँ की जो घर होते हैं किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, ये पूछा गया। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, असम का है या फिर आंध्र प्रदेश का है। सीधे सीधे पूछा गया है कि लकड़ियों के जो घर है, बांस के घर जो हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं, जहां पर वर्षा अधिक होती है, वो घर कहां पर होते हैं। 44 का आंसर आपको देना है। तो सही आंसर है आपका असम, है ना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इससे समझ जाएगा कि लगभग जो 10 से 12 फुट ऊंचाई पर होता है, 3 से 3.5 मीटर जहां पर हो, असम टिक कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं बांसों के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बात करेंगे, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या फिर आदिवासी उत्सव कौन सा है। कुंभ मेला है, समक्का सरालंबा जात्रा है, खर्ची उत्सव है या फिर गंगा सागर मेला है। यहाँ पर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला जो आदिवासी उत्सव है वो कौन सा है, तो वो होगा आपका समक्का सरालंबा जात्रा। ये जो मेला है ये सबसे बड़ा मेला है दक्षिण भारत का, और ये आदिवासी उत्सव मेला है ना। ये कहाँ पर लगता है ये मेला, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुंभ मेले की बात करें। कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, आपको सभी को पता है, 4 जगह ये लगता है। कहाँ कहाँ पर, प्रयागराज में, है ना, उसके बाद में आपका हरिद्वार में लगता है, हर 4 साल में लगता है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आपका उज्जैन है ना, और आपका नासिक है। ये हर 4 साल में लगता है। कितने साल में, हर 4 साल में लगता है कुंभ मेला, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। बात करें समक्का सरालंबा जात्रा के बारे में, तो ये आपका तेलंगाना राज्य है ना, कहाँ का है, तेलंगाना राज्य। प्रसिद्ध उत्सव मेला है, जो कि सबसे बड़ा मेला है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, है ना, राज्यों का महोत्सव है ये। बात करें खर्ची उत्सव की, तो जो खर्ची उत्सव है ये आपका त्रिपुरा का है। कहाँ का है, त्रिपुरा का उत्सव मेला है। और गंगा सागर मेले की बात करें तो ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का उत्सव मेला है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, यहां एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी है। मल जल, है ना, इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे, मल से, है ना, मशीनों द्वारा साफ किया जाता है इसे। मेला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, सबसे अच्छी सुविधा है, या फिर निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। सामाजिक चिंता, है ना, कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी है, तो मशीनों द्वारा तो साफ किया नहीं जाता, क्योंकि सामाजिक चिंता हो नहीं सकती यदि मशीनों से सफा होता है। तो ये क्या है, ये मेला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, ये एक सामाजिक चिंता का विषय है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली से संबंधित, है ना। पोचमपल्ली नाम है लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, बिल्कुल नहीं। बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन साल बनाने में काम आता है, ये भी नहीं है। प्राचीन भारतीय मंदिरों का श्रेणी, ये भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्योमेट्री नमूने होते हैं, यानी कि साड़ियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, यानी कि जो वेट कमांडर वहीदा प्रिज्म है उसके बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है इसके बारे में आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर थे, बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना में क्या थी, डॉक्टर थी। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। बी विकल्प है वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय से हुई है, बिल्कुल सही है। आपका बी वाला विकल्प भी सही है। ये जम्मू कश्मीर यदि राज्य की बात करें, है ना, तो जम्मू कश्मीर होगा। यहाँ पर यदि राज्य की बात करें ना, उसमें एक छोटा सा गांव है जहां पर इनकी पढ़ाई हुई थी। तीसरा विकल्प है वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली थी, बिल्कुल सही है। पहली महिला है जिन्होंने परेड की कमान संभाली थी। डी विकल्प वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा ही देती है, सही कथन। देखिए यहाँ पर वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर नहीं है, क्या है,
लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। तो ये जो डी वाला विकल्प है ये गलत होगा। सही क्या होगा? ए, बी और सी। ए, बी और सी कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही होगा क्योंकि सही कथन का चयन आपको करना था। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है क्या है? जरदोजी है, तोड़ा है, फुलकारी या फिर कांता है? वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला कौन सी है? तो वो है जरदोजी। कौन सी है? जरदोजी, है ना। यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए प्रयोग सैटेलाइट उपग्रह का प्रयोग करेंगे, रॉकेट का, वायुयान का, या फिर उल्का पिंड का? सही विकल्प का चयन करना है। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। सही होगा आपका रॉकेट, है ना। अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसका प्रयोग करेंगे? रॉकेट का प्रयोग करेंगे। बी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए हो रहे हैं। तो शहरों में खुली जगह तो होती नहीं है, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए, वहां पर बेहतर गुणवत्ता वाली वायु होती नहीं, स्वास्थ्य सुविधा जरूर होती है लेकिन गुणवत्ता वायु में नहीं होती है। तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षणिक सुविधाओं के लिए, ये सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है कि बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए जो लोग हैं वो गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए हम शहरी क्षेत्रों में यहां देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे वहां अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों का विचार करना है। आपको जो पानी सूख जाता है उसके संभावित कारण बताने हैं। 4 विकल्प हैं यहाँ पर आपके सामने, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है ना। तो पहला विकल्प है आपका, कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोंटियां लगी हुई है, तो ये तो कोई कारण नहीं होता है ना। पानी होगा तभी तो उपयोग करेगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। बी देख लेते हैं, लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है ना। लोग विद्युत मोटर द्वारा जो भूम जल होता है उसे खींचना पसंद करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, है ना। तो ये बी वाला विकल्प आपका सही होगा क्योंकि हमें संभावित कारण बताना है ना। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सी देख लेते हैं, पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोल तार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। बिल्कुल सही है। पानी जब आसमान से नीचे गिरता है तो जमीन पे रंजता कहाँ है, क्योंकि आसपास के जो कुएं होते हैं, जमीन होते हैं, उसको सीमेंट कर दिया गया, कोलतार द्वारा ढक दिया गया है। तो वो उसमें जाएगा कैसे, है ना। और आइट साइड भी जो जमीन होती है उसको भी कंक्रीट वगैरह कर दिया जाता है, तो रिसेगा नहीं पानी, तो कुएं में पानी आएगा कहाँ से, है ना। तो ये भी एक बड़ा कारण है। अगला प्रश्न यानी कि सी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। जिन झीलों यानी कि तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहां नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है आपका डी वाला विकल्प भी, ये भी संभावित कारण है। तो यहाँ पर बी, सी और डी यानी कि बी, सी, डी कहां पर? बी वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा में छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा। ये किसका नाम है? यानी कि सीधा सीधा पूछा गया है कि विश्व की योग राजधानी कौन सी है? रानीखेत है, ऊटी है, ऋषिकेश है, या फिर गंगटोक है? तो सभी को पता है ये गंगटोक लिखा हुआ है ना, तो वो है आपकी ऋषिकेश, है ना। ऋषिकेश क्या है? विश्व की योग राजधानी है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्यों कहा जाता है ये? इसके बारे में आपको कमेंट से ये 4 विकल्प में कूट में आंसर देना है। 54 का सही आंसर क्या है कमेंट्स में भी देना है साथ में। तो यहां पर देखिए, वे कम खाते हैं इसलिए, तो ये तो कोई कारण होगा नहीं। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, तो ऐसा कोई भी चबाने का इससे कोई रिलेटेड नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि उसके दांत सुरक्षित रहेंगे चबाने से। वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं, तो ये भी कोई कारण नहीं है। कारण क्या है? उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, यानी केवल डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यदि आप अच्छे से चबा कर खाएंगे तो क्या होगा? पाचन सही ढंग से हो पाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतम
6 पथ, 6 पथ या फिर उससे अधिक का होता है उसे क्या कहते हैं? 6 पथ या फिर उससे अधिक का जो पथ होता है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु मार्ग, एक्सप्रेसवे या फिर जल मार्ग, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एक्सप्रेसवे। क्या कहा जाता है? उसे एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जो 6 पथ या फिर उससे अधिक का होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। देखिए इस प्रकार की पहेली हर शिफ्ट में पूछी गई है, को छोड़ के शायद पूछी गई थी कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता है, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं कौन हूं। इस प्रकार की पहेली आपसे पूछी गई है ईवीएस में। क्या वो तोता है, फाख्ता है, बदक या फिर जिसको खुरखा कहते हैं, या फिर मोर है। सिर पर मेरे ताज यानी कि वो कौन है? मोर है। सुंदर नाच दिखाता हूँ, जब पानी गिरता है वो मोर नाचने लगता है, आपने देखा होगा है ना, सुंदर पंखे उसके होते हैं, उसको नाच होता है उस पर, तो ये मोर होता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। क्या है? बांस के शिल्पकारी है, वहां पर वर्ली चित्रकला है, पत्थर की शिल्पकारी है, या फिर कछुए के कवच की शिल्पकारी। दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी के बारे में आपको बताना है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? कछुए के कवच के शिल्पकारी होती है यहाँ पर, ये लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है, दमन एवं दीप की। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषण तत्व कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व? इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी या फिर अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, या फिर ये सभी खाद्य पदार्थ के महत्वपूर्ण घटक है। क्यों कहा जाता है विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मनुष्य में इनकी जो आवश्यकता है वो कम मात्रा में होती है, इसलिए इसे सूक्ष्म पोषण तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की है। खमीर यानी कि जो ईस्ट कहा जाता है, इसको अल्कोहल में बदलने की है। शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की है। खमीर यानी कि ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की है। खमीरीकरण एक प्रक्रिया, जो परिवर्तन की क्रिया है वो क्या है ना, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? ये शर्करा को अल्कोहल में बदलने की क्रिया है, यानी कि प्रक्रिया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन एक प्रकार का उद्यान कृषि, जल संवर्धन है ना, याद रखेगा, तथा जल कल्चर का यह उप समुच्चय है। किसका? जल कल्चर का, जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। रिक्त स्थान बिना की होती, किसके बिना की होती? मिट्टी और मृदा की, जल की, पोषक तत्व की, या फिर सूर्य के प्रकाश की। तो यहाँ पर देखिएगा जल में होती है फसल लेना, किसमें होती है? जल में होती है। तो वहां पर मिट्टी और मृदा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मिट्टी या फिर मृदा के बिना भी होती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, वयस्क को द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, यहाँ पर विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित होते हैं। स्वच्छंद खेल होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, ऐसे खेल क्या होते हैं? स्वच्छंद खेल होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? यानी कि वो नहीं भी होगा तो बीजों का अंकुरण हो जाएगा। ये कौन हो सकता है? सूर्य का प्रकाश हो सकता है, वायु, नमी, या फिर मध्यम ताप। तो यहाँ पर देखिए वायु की आवश्यकता होती है, मध्यम ताप की भी हो सकती है, नमी की, लेकिन सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति में भी बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो पहला वाला जो विकल्प है यह आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नौसेना में जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? पूछा गया है 24, 36, 16 या फिर 8। सभी को पता है कितनी होगी? 36 होगी। नौसेना में जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले जो निर्देशों की संख्या होगी वो 36 होगी। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग रिक्त स्थान तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। यहाँ पर 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले हर प्रश्न का जवाब आपको देना है, उसके बाद में दूंगा, है ना, या फिर वीडियो को पोस्ट करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 64 का आंसर होगा। 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर
भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? कद्दू के पौधे के बारे में पूछा गया है। आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता या फिर शाख। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, इसे विसर्पी लता में वर्गीकृत किया जा सकता है कद्दू के पौधे को। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उंगलियों से छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है, किन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते? तो यहाँ पर सभी को पता है, ये जो देख नहीं सकते है ना, उनके लिए उंगलियों के छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, और इस को क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। चलिए, और इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो सभी को पता है, लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। और लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका ब्रेल लुई दिवस, है ना, विश्व ब्रेल दिवस, सॉरी, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप जो है उच्च होता है, या फिर घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। यहाँ पर वाष्पन के कारण शीतलन की जो प्रक्रिया है वो तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा आपका, जब घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली, यहाँ पर देखिए फुर्तीली नृत्य शैली के बारे में आपको बताना क्या? स्वांग है, मटकी है, भगोरिया है या फिर लावनी है ना? क्या है बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य? तो वो होगी आपकी स्वांग। कौन सी होगी? स्वांग। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है, पहचानना है। देखिए, पौधों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है, जो पौधे होते हैं वो भूक्षरण को रोकते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो यहाँ पर जो मृत सूखी पत्तियां हैं वो कीटनाशक बनाने के लिए यानी कि उर्वरक बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, तो पशु जो है वो पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, तो ये भी बिल्कुल असत्य है, गलत है। सही विकल्प का आपको चयन करना था। पौधे हम बीज प्रदान करते हैं, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और चौथा सही, यानी कि आपका डी वाला विकल्प करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी कि भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। पौधों के बारे में फिर पूछा गया है, ये तो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं 4, उसमें से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो पहला विकल्प है आपका, जड़ें पौधों को पत्ती से जोड़ती हैं, जड़ें जो है पौधों को पत्ती से जोड़ती है, तो गलत है। फल परागण में सहायता करते हैं, तो ये भी गलत है। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, बिल्कुल सही, जो फूल होते हैं वो पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा आपका 70 का सही होगा, पत्ते पौधे के परिभाग में सहारा देते हैं, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। यहाँ पर भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है, कौन सा है? मिजोरम और लक्षद्वीप है, झारखंड और छत्तीसगढ़ है, लद्दाख और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और नागालैंड है। सभी को पता होना चाहिए कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने राज्य है, तो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि राज्य कितने हैं भारत में और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, इन दोनों की संख्या आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से, सरल से दोनों ही प्रश्न। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लद्दाख और पुडुचेरी, ये दोनों ही क्या है? ये भारत के संघ शासित प्रदेश है। सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी यानी कि पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। तो यहाँ पर नाम से कुछ लेना देना हमें नहीं है, हमें लेना देना है महाराष्ट्र की कौन सी पारंपरिक साड़ी या फिर पोशाक है। क्या वो बनारसी है, नौवारी है, कलमकारी या फिर जामदानी है? तो यहाँ पर 72 का सही आंसर होगा नौवारी। याद रखिएगा, जो नौवारी है ये महाराष्ट्र की एक पारंपरिक है। नौवारी के साथ साथ एक और है पैठानी, पैठनी है ना, पैठनी साड़ी। नौवारी और जो पैठनी साड़ी है दोनों ही महाराष्ट्र की एक लोक पारंपरिक साड़ी यानी कि पोशाक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत के में विवाह की न्यूनतम आयु क्या 2006 के अनुसार? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, इसके मुझे 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है सभी को पता है। जो लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है ना। अगला प्रश्न है आपका, किसी पर्यटन के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर आपको गौर करना है, विचार करना है कि क्षेत्र के गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोंछते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई है। यहाँ क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ जाहिर सी बात है वर्षा कम होगी, और जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर मोटी दीवार बनाई जाती है। किसकी? मिट्टी की, है ना। तो ये कहाँ पर होती है? सभी को पता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो राजस्थान में कम वर्षा होती है और यहीं पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है, कितनी बिंदु पर है? देखिए, ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पर आंसर बताऊंगा मैं, 4, 6, 8 या फिर 2। तो सभी को पता है 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने? 6 बिंदुओं पर आधारित है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बावड़ी का अर्थ क्या होता है? कुआं, सीढ़ीदार कुआं, तालाब या फिर झरना। थोड़ी देर पहले मैंने बावड़ी के बारे में बताया था कि इसके बावड़ी में जो सीढ़ियां लगी होती हैं तो उसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था, तो 77 करके आपको आंसर देना, भैया ए सही है, बी सही है, सी या फिर डी, है ना। विकल्प के माध्यम से आपको आंसर देना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वहां दिखाती है, क्या है वो? बल्ब है, जड़ है, बीज है या फिर राइजोम है? लहसुन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? लहसुन क्या है? एक बल्ब है। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है ये कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात में, राजस्थान में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहां पर पाए जाते हैं पूछा गया है। तो यहां पर सही आंसर होगा असम में। कहां पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन? असम में पाए जाते हैं। कहां पर? असम में। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य? पर खोखले तने का कार्य आपको बताना है। क्या वो पानी को सोखता है खोखला तना? पौधे को सहारा देता है खोखला तना? पौधे को तालाब के तल में जमाता है या फिर पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है? तो खोखला है तो क्या करेगा? ये पौधे को पानी पर तैरने में सहायता प्रदान करेगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित केंद्रों का युगल। प्रश्न वही है ना, थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर दिया था, ये भी रिपीट प्रश्न है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड, लद्दाख और मिजोरम। तो 77 प्रश्न मैंने क्यूज के तौर पर दिया, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, है ना। 81 का सही आंसर क्या होगा आपका? लक्षद्वीप और चंडीगढ़, है ना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजन प्रबंधन के संदर्भ में सही? यहाँ पर जल विभाजन प्रबंधन के संदर्भ में सही कथन का चयन आपको करना है। क्या होगा? भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण बिल्कुल सही होगा, पहला वाला विकल्प है आपका। व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर इसे नहीं संभाला जा सकता है। योजना बनाने के लिए निधि या फिर कोष के आवंटन का निर्माण बिल्कुल सही है। जल के संरक्षण हेतु जल विभाजन पॉलिसी का गठन करना यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए, सी और डी। ए, सी, डी कहां पर? बी वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया भारत का। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या फिर कदम्ब का वृक्ष? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। बरगद का जो वृक्ष है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चांगपा, देखिए चांगपा ये क्या होती है? एक प्रकार की जनजाति। क्या है ये? एक प्रकार की जनजाति है। ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है, पहाड़ों पर निवास करने वाली जनजाति है, पहाड़ क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है, अपनी नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। चांगपा जनजाति क्या है? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 84 का। ये कहां पर निवास करती? पहाड़ों पर। पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, और ये कहां पर पाई जाती है? तो ये लद्दाख में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, लद्दाख में पाई जाती है चांगपा जनजाति। और चांगपा जनजाति जो है भेड़ बकरियों को पालती। किसको? भेड़ बकरियों को।
ऐसा पूछा जाता है और पूछा ही गया है कि चांगपा जनजाति जो भेड़ बकरियों को पालती है, जहां पर ये बांधते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, जहां पर भेड़ बकरियों को बांधा जाता है उसे लेखा कहा जाता है। और जहां पर ये रहते हैं चांगपा जनजाति है ना, चांगपा जो जनजाति है वो जहां रहते उसे रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? जहां पर भेड़ बकरियां को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है, और जहां पर ये खुद रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में जहां पर ये रहते जैसे कि मैंने बता दिया रेबो कहा जाता है। और चांगपा जनजाति जो है वो कितनी है? लगभग पहाड़ियों पर लगभग इनकी जो संख्या है वो कितनी है? लगभग 5000 है। कितनी है? 5000 है। और इन भेड़ बकरियों के माध्यम से ये क्या करते हैं? इनके माध्यम से जो पश्मीना साल है उसको बनाते हैं, है ना। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे पूछा जाएगा, आपको बताना है। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः होगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैप से आपको पढ़ाए जाएंगे आगे। सर महेंद्र सर इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर उत्तर में आपको बताऊंगा डायरेक्ट। 85 का सही आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। भारत की राजधानी की स्थिति सापेक्ष जो चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है और देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी, इनकी दिशा क्रमशः क्या है? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। दुरुपयोग करने वाला लिंग है, वे जिस क्षेत्र में के रहने वाले हैं वहां तंबाकू उगाया जाता है, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या फिर उपयोग, क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों के दुरुपयोग का योगदान देता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अन्य परिवारों के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या फिर उपयोग। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में प्रवसर एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है? ये किसे निर्देशित करता है? एक देश से दूसरे देश के स्थान बदलना, एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, एक देश से बाहर स्थान बदलना, या फिर एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो यहां पर सही आंसर होगा एक देश से बाहर स्थान बदलना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वहां स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ एवं बकरियां रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां पर भेड़ बकरियां रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि रेबो, लेखा, सेड या फिर पेन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसे क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। और जहां चांगपा जनजाति के रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। अगला प्रश्न, और इनकी जनसंख्या कितनी बताई थी मैंने? 5000। कहां पर रहते हैं? तो लद्दाख में रहते हैं। जिस प्रकार बाया दाया सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होती। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, यानी कि पृथ्वी गोल है जैसे कि आपको पता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम यहाँ पर हैं तो इसके सापेक्ष कौन है ना, कौन सा देश, इसके बारे में आपको बताना है। अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, उल्का यूएसए या फिर लीबिया है। सभी को पता है इसके बारे में क्योंकि पहले भी ये पूछा जा चुका है। अर्जेंटीना इसका सही आंसर होगा। 89 का अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत कर दिया था। इस दौरान देखा गया, मतलब ये जो आपदा है ये कहां पर आई थी, जिसमें पशुओं के अनियमित व्यवहार से जो वहां के आदिवासी है वो समझ गए थे कि एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। तो वो कौन सी आपदा थी आपकी, उसके बारे में बताना है। हिंद महासागर के सुनामी 2004 में जो हुआ था, यहाँ पर सन भी आपको याद कर लेना है। गुजरात का भूकंप 2001, कश्मीर की बाढ़ 2014, केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो ये जो पता चला था ये हिंद महासागर की सुनामी 2004 में जो आई थी उसका ये है, जिसमें जो पशु होते हैं उनके अनियमित व्यवहार के कारण जो वहां के आदिवासी उनको पता चल गया था कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है और वहां से वो चले गए थे ना। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उष्मा द्वीप क्या है? जो उष्मा द्वीप है ये क्या है? द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, या फिर वहां ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। 91 का क्या होगा? तो 91 का होगा कि वहां शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके कारण आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है, ये आपको बताना है ना। बढ़ते हुए क्रम के बारे में आपको दर्शाना है। विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। यहाँ पर जीवों के
उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम को आपको दर्शाना है, क्या होगा? तो यहां पर सही आंसर होगा आपका विषाणु, उसके बाद जीवाणु, उसके बाद कवक और उसके बाद शैवाल। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधे के बारे में तो आपको सभी को पता है, अमरबेल पौधा है, शैवाल है, पिंचर पौधा है या फिर कैक्टस है। तो जो पिंचर पौधा होता है ये कीट भक्षी पौधा होता है। तीसरा वाला विकल्प सही है, सभी को इसके बारे में पता होगा। अगला प्रश्न है, पाठ हुत्तुतु में कर्णम मल्लेश्वरी है, क्या है? एक मुक्केबाज है, एक व्यायामी जिम्नास्टिक है, एक भारोत्तोलक है या फिर एक हॉकी खिलाड़ी। मल्लेश्वरी, जो कर्णम मल्लेश्वरी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कुछ समय पहले जो प्रश्न आया था उसमें बताया था इनके बारे में। तो ये क्या है? एक भारोत्तोलक का वेट लिफ्टर है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? यहाँ पर देखिए खरीफ फसल के बारे में आपको बताना है कौन सी खरीफ फसल नहीं है। क्या धान है, मक्का है, गेहूं है या फिर सोयाबीन है? सबसे पहले जानते हैं खरीफ फसल होती क्या है। तो जो खरीफ फसल होती है ये कब बोई जाती है? तो ये जो फसल होती है ये जून जुलाई में, है ना। खरीफ फसल लिख देता हूं मैं, खरीफ फसल, ये जून जुलाई में क्या है, ये बोई जाती है। और काटी कब जाती है? तो ये जो काटी जाती है ये अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। कब? अक्टूबर के आसपास काटी जाती है, यानी कि जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर में इसको काटा जाता है ना। अब बात करते हैं खरीफ फसल हो गई, रबी फसल, है ना। दो ज्यादातर पूछी जाती है, तो रबी फसल किसे कहा जाता है? तो वहां फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी कि ये कटती उसके बाद इसको बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर, है ना, अक्टूबर में या फिर नवंबर में इसे बोया जाता है। और काटा कब जाता है? तो इसे फरवरी मार्च में इसे काटा जाता है। तो इसे रबी फसल कहते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। अब खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना। यहां पर लिख देता हूं कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है। तो उसमें आता है आपका चावल, क्या आता है? चावल, मक्का, है ना, ज्वार, बाजरा, देखते चलना है ना, मिलान करते चलना कौन सी फसल होगी। ज्वार आ गया आपका, बाजरा आ गया आपका, मूंग हो गई आपकी, है ना। मूंग के बाद आपकी मूंगफली हो गई, मूंगफली, है ना। उसके बाद में मूंगफली के बाद में आपका गन्ना हो गया, गन्ना के बाद में आपका सोयाबीन। याद रखिएगा जो सोयाबीन है वो क्या, कौन सी फसल होगी आपकी? खरीफ की फसल होगी। सोयाबीन के बाद आपका उड़द हो गया, है ना। उड़द के बाद में आपका तुअर जो दाल होती है ना, तुअर आपने देखा होगा, वो भी आपकी खरीफ की फसल है, खाई होगी आपने। जो जूट है आपका, जूट हो गया आपका, है ना। आपका कपास हो गया, कपास के बाद में सोरहम हो गया। याद रखिएगा सोरहम, ये आगे पूछा जाएगा। सोरहम एक प्रकार की फसल है ना। ये भी आपकी खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ की फसल है। सोरगम है ना, सोरम नहीं, सोरगम। यह सभी फसल कौन सी होगी? आपकी खरीफ की फसल होगी। अब बात करते हैं रबी की फसल की। तो जगह यहां पर नहीं है तो ऊपर में लिख देता हूं, है ना। तो रबी की फसल कौन कौन सी? तो रबी की फसल में आपका गेहूं हो गया, है ना। गेहूं के बाद में आपका जौ हो गया, आलू हो गया, आलू के बाद में आपका चना हो गया, चने के बाद में आपका मसूर हो गया, है ना। और मसूर के बाद में आपका अलसी हो गया, अलसी के बाद में आपका मटर हो गया, मटर हो गया आपका, सरसों हो गया आपका, है ना। ये जो सब मैंने आपको बताए क्या है? रबी की फसल है। क्या है ये? रबी की फसल है। तो आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन कौन सी है और खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो वो गेहूं। कौन सी गेहूं क्या है आपका? रबी की फसल है ना। बाकी सारी जो फसलें है वो कौन सी है? खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाघ के बारे में सही कथन। बाघ के बारे में आपको बता चुका हूं, बाघ की मूंछें उन्हें अंधेरे की गति करना तथा शिकार में ढूंढने में मदद करती। बिल्कुल सही है आपका पहला वाला विकल्प 96 का, है ना। 96 का पहला विकल्प सही है। दूसरा, बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। बिल्कुल सही है, बी वाला विकल्प भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो बाघ की दहाड़ जो है वो 5 किलोमीटर दूर तक नहीं सुनाई देती है। डी वाला है, बाघ अपने क्षेत्र जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता। बिल्कुल सही, मूत्र से अंकित करता है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। हैदराबाद के निजामों द्वारा, मुगलों द्वारा,
कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा या फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा ये कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा किया गया था गोलकुंडा किले का निर्माण। 97 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देखते? श्वेत श्याम रंग में कौन से देखते हैं? चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, चूहा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उल्लू, चमगादड़, सांप, शेर। कौन देखता है पशु वस्तु को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? कौन से देख पाते हैं? 98 का विकल्प क्या होगा सही? तो देखते हैं चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा। जो रात में जगते हैं वो श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मृत एवं सड़े गले पदार्थ के पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण आपको बताना है। घास है, कुत्ता है, खूमी है, या फिर कुसकुटा, या फिर अमरबेल है। मृत एवं सड़े गले पदार्थों की पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण आपको बताना है। 99 का होगा खूमी। खूमी जो है वो मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। अंतिम प्रश्न जैसे बताया था 100 आपको यहाँ पर टोटल प्रश्न मिलेंगे। अंतिम प्रश्न है, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? खरीफ की फसल का उदाहरण है ना, ये आपको बताना है। धान, मक्का, बाजरा, सोरगम के बारे में मैंने आपको बताया था। चना, गेहूं, मटर, सरसों। गेहूं, मटर, सरसों, कपास, चना, धान, कपास, सरसों। देखिए धान, मक्का और बाजरा और सोरगम ये तीनों ही खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहीं पर आज के 100 प्रश्न आपके ईवीएस के यानी कि पर्यावरण के समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको बताना है कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।